As we have talked before that there are three kinds of negotiable instruments given under the Negotiable Instrument Act 1881। यानी कि जैसा कि हमने पूर्व के अपने वीडियो में बात करी है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के अंतर्गत तीन तरह के नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट या परिक्राम्य लिखत के बारे में बात की गई है, जिनमें पहला जो है वो प्रॉमिसरी नोट्स का है जिनको हम वचन पत्र कहते हैं, दूसरा बिल ऑफ एक्सचेंज का है जिनको हम विनिमय पत्र कहते हैं, और आज के इस वीडियो में हम इस तीसरे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट परिक्राम्य लिखत के बारे में, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात करने वाले हैं, जिसको हम चेक नाम से जानते हैं। चेक का कोई भी हिंदी नहीं है क्योंकि ये इसकी ओरिजिन ही इंग्लिश में हुई थी, कॉमन लॉ में हुई थी, इसलिए चेक को अभी भी चेक ही कहा जाता है। अगर बात की जाए चेक की तो ये सबसे ज़्यादा यूज किया जाने वाला, बहुतायत मात्रा में यूज किया जाने वाला एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो भले ही आप एक बार में आपके परिवार में किसी व्यक्ति ने प्रॉमिसरी नोट या बिल ऑफ एक्सचेंज यूज करते हुए आपको ना दिखाया हो, लेकिन वो चेक जब ड्रॉ करते हैं तो आपका नज़र कहीं ना कहीं सामने पड़ गया होगा, या फिर आपको खुद से दिया गया होगा कि एक चेक बना के दे दिया गया कि जाके बैंक से इतना आप पेमेंट ले आओ। तो चेक एकमात्र ऐसा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है जो कि मतलब सबसे ज़्यादा बहुतायत में मोस्ट पॉपुलर है और मोस्ट यूज्ड है, बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। इसलिए चेक के बारे में कानूनी प्रावधान जो कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 परिक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 के अंतर्गत दिया गया है, उसके बारे में जान लेना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। और इसीलिए आज के इस वीडियो में हम चेक के बारे में कि आखिर इनकी मीनिंग क्या है, इनके डेफिनेशन क्या है, इनके काइंड्स क्या हैं, इनके एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स क्या हैं और बाकी की सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। आज गर्मी बहुत है इसलिए मैंने अपने जस्ट बगल में कूलर भी लगा के रखा है, इसी वजह आपको आवाज़ थोड़ी सी अनक्लियर सुनाई पड़ेगी, उसके लिए क्षमा चाहेंगे। आपको ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा क्योंकि इस प्रचंड गर्मी में वीडियो बना पाना बहुत ही मुश्किल का काम होता है। सामान्य शब्दों में अगर बात करें तो चेक वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है, वो फाइनेंशियल टूल होता है, या वो एक प्रपत्र होता है, वो एक कागज़ का टुकड़ा होता है जो कि बैंकिंग सेक्टर में यूज होता है, जहाँ पर एक व्यक्ति अपने बैंक को निर्देशित करता है, आदेश देता है किसी व्यक्ति को जिसके बारे में मतलब जिसके हाथ में या फिर वो चेक होगा या फिर जिसके बारे में वो नाम उस पर लिख देगा, उस व्यक्ति को कुछ डेफिनाइट सम यानी कि कुछ मूल्य, कुछ मुद्रा देने के विषय में जो कि अनकंडीशनल होती है। यानी कि जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को बिना किसी शर्त के उन्हें कुछ पेमेंट करने के लिए एक प्रपत्र देता है, एक डॉक्यूमेंट, एक फाइनेंशियल टूल देता है और अपने बैंक को ये आदेशित देता है कि इस फला व्यक्ति को, जो कि बेरर भी हो सकता है, होल्डर भी हो सकता है या पेई कोई भी व्यक्ति हो सकता है, उसको इतना सम देने का कष्ट करें, ये आदेशित करता है। तो इस प्रपत्र को जिसको लेकर वो व्यक्ति जाएगा बैंक के पास, उसको चेक नाम से हम जानते हैं। अब चेक को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के सेक्शन 6 में डेफिनेशन दिया गया, इसको डिफाइन किया गया, परिभाषित किया गया है, जहाँ पर ऐसा बताया गया है कि अ चेक इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन ऑन अ स्पेसिफाइड बैंकर and are not expressed to be payable otherwise than on demand, and it includes the electronic image of truncated check and a check in the electronic form। That means कि जो चेक है वो एक ऐसा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है जो कि किसी व्यक्ति को बिना किसी कंडीशन के बैंकर को आदेश देता है, जो ड्रॉयर होता है वो बैंक को अपने आदेश देता है कि इस व्यक्ति को इतना अमाउंट बिना कंडीशन के प्रदान किया जाए। इसी डेफिनेशन में दो चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट बताई गई हैं, जिनमें सबसे पहली चीज़ ये है कि जो चेक होता है वो पेएबल ऑन डिमांड होता है, यानी कि जब डिमांड की जाएगी, ये समक्ष प्रस्तुत करने के पश्चात इनकी मांग करी जाएगी, तभी पेमेंट इसका करा जाएगा। यानी कि कोई एक मैच्योरिटी के डेट स्पेसिफाई नहीं होती। और दूसरी चीज़ कि इसके अंतर्गत दो चीज़ों को, जो कि इलेक्ट्रॉनिक चेक होते हैं उनको भी इंक्लूड किया जाता है, और ट्रंकेटेड चेक को भी, जो ट्रंकेटेड इमेज ऑफ अ चेक है उसको भी इंक्लूड किया जाता है। अगर इनके एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स के बारे में बात करें तो क्योंकि ये जो चेक है वो भी एक बिल ऑफ एक्सचेंज ही है, उसी का रूप है, इसलिए इसमें एसेंशियल इंग्रेडिएंट का सबसे पहला तत्व यह है कि इसमें बिल ऑफ एक्सचेंज की सारी चीज़ें समाहित होंगी, सारे जो एसेंशियल्स थे वो यहाँ पर समाहित होंगे। दूसरे पॉइंट के अंतर्गत ये जो चेक होता है ये
बैंक चेक के ऊपर ही इशू किया था उसी के ऊपर ही ड्रॉ किया जाएगा। ये कि बैंक को ही आदेश दिया जाना होता है, इसलिए बैंक चेक पे ही इसको ड्रॉ किया जा सकता है। थर्ड थिंग इज़ कि इसमें जो पेमेंट होगा वो ऑन डिमांड पेमेंट होता है, यानी कि जब इसकी मांग करी जाएगी तभी इसमें पेमेंट किया जाएगा। और बाकी के जितने भी एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स हैं वो बाकी के बिल ऑफ एक्सचेंज की तरह ही हैं, सिवाय एक चीज़ के कि इनको ड्यूली स्टाम्प किया जाना नहीं होता है कि इस पर स्टाम्प वगैरह लगाया जाए, इसको स्टाम्प वगैरह किया जाए, तो ऐसा कोई रूल नहीं बताया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसमें पार्टीज़ की पक्षकारों के बारे में, तो पक्षकार भी इसमें बिल ऑफ एक्सचेंज की तरह ही सेम होते हैं, यानी कि एक वो व्यक्ति जो कि चेक का निर्माण करता है, उसको साइन करता है, उसको ड्रॉवर कहा जाता है क्योंकि वो ड्रॉ कर रहा होता है। दूसरे के अंतर्गत जो जिस बैंक को आदेशित किया जाता है पेमेंट करने के लिए, उनको ड्रॉवी कहा जाता है। और जिस व्यक्ति के नाम पर ये चेक दिया जाता है या जो व्यक्ति होल्ड करके लेकर जाता है, होल्डर होता है, बियरर होता है, जिसको ये देना होता है, जो बेनिफिशियरी होता है, जिसके हाथ में पैसा वो बैंक पेमेंट करेगा, उस व्यक्ति को पेई नाम से जाना जाता है। और सबसे लास्ट में हम बात कर लेते हैं चेक के टाइप्स के बारे में कि कितने टाइप के चेक बताए गए हैं। तो यहाँ पे जितने भी मैं चेक के आपको टाइप बताऊंगा वो मेनली कुछ मुख्यतः तौर पे जो कुछ चेक हैं उन्हीं के बारे में बात करूंगा। सभी चेक को इंक्लूड कर पाना संभव नहीं है एकमात्र वीडियो में, इसलिए यहाँ पे मैं केवल कुछ मुख्य जो चेक हैं, कुछ मुख्य प्रकार हैं, उन्हीं के बारे में बात करूँगा। जिनमें सबसे पहला जो चेक होता है उसको हम ओपन चेक के नाम से जानते हैं। ओपन चेक इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें कोई बंदिश नहीं होती, इसको अनक्रॉस्ड चेक भी कहते हैं क्योंकि ये इसमें कोई बंदिश नहीं होती, इसमें कोई ऐसा रूल नहीं होता कि हाँ ऐसा ऐसा ही किया जाएगा। ये पेएबल ऑन द काउंटर ऑफ द बैंक होता है, यानी कि बैंक के काउंटर पे ही पेएबल होता है, या फिर इसको बैंक अकाउंट में जिस व्यक्ति के नाम से दिया जाएगा, जिसको दिया जाएगा कि आप जाके पैसा लेके आओ, उसके अकाउंट में भी ट्रांसफ़र किया जाता है, ट्रांसफ़र किया जा सकता है, और इसीलिए इसको नेगोशिएबल चेक भी बोलते हैं। द नेक्स्ट वन इज़ बियरर चेक। बियरर चेक जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा होगा कि जो व्यक्ति उस चेक को लेके बैंक के सम्मुख प्रकट होगा, जिसके नाम से वो चेक इशू किया जाएगा, जो कि प्रेजेंट कर रहा होता है, तो इस वजह से इस चेक को बेयरर चेक कहते हैं क्योंकि ये जिसके नाम से इशू किया गया उसी को पेमेंट देने के बारे में ये ऑर्डर करता है या आदेशित करता है। नेक्स्ट टाइप ऑफ चेक इज़ ऑर्डर चेक। ऑर्डर चेक जैसा कि आपको पहले बताएं भाई, चेक तो वैसे ही एक ऑर्डर है, लेकिन यहाँ पर ये एक अलग कैटेगरी का चेक हो जाता है जिसको ऑर्डर चेक कहते हैं, जहाँ पर किसी व्यक्ति को या किसी ऑर्गेनाइजेशन को जिसका नाम उस चेक में स्पेसिफाई होता है उसको पेमेंट करने के लिए ऑर्डर किया जाता है, इसलिए इस चेक को जो है वो ऑर्डर चेक भी बोलते हैं। नेक्स्ट चेक इज़ क्रॉस्ड चेक। क्रॉस्ड चेक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ज़्यादातर टाइप में ये चेक सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि क्रॉस्ड चेक क्या होते हैं। तो बेसिकली क्रॉस्ड चेक वो चेक होते हैं जहाँ पर चेक के कॉर्नर पे दो लाइंस, पैरेलल लाइंस मार दी जाती हैं और उसके बीच में किसी व्यक्ति का या किसी ऑर्गेनाइजेशन का जिसको पेमेंट करना होता है उसका नाम लिख दिया जाता है, और जिससे इस चेक की सिक्योरिटी ज़्यादा बढ़ जाती है, काफ़ी मतलब ट्रस्टेबल हो जाते हैं, इनमें विश्वास बढ़ जाता है कि इसमें फ्रॉड वगैरह नहीं हो सकता, इसलिए क्रॉस चेक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माने जाते हैं और ये इस पर लोग यकीन भी ज़्यादा करते हैं। द नेक्स्ट वन इज़ सेल्फ चेक। सेल्फ चेक का मतलब ये हुआ कि जो व्यक्ति जो विड्रॉअर है, जो ड्रॉ कर रहा है, जिसके नाम से अकाउंट है, वो जब स्वयं चेक के माध्यम से अपने अकाउंट से, खाते से अपना पैसा निकालेगा तो ऐसे टाइप के चेक को सेल्फ चेक कहते हैं, जहाँ पर वो मतलब लिखेगा कि ये मैं पैसा स्वयं निकाल रहा हूँ, केवल स्वयं अंकित करेगा या सेल्फ लिख देगा तो ये पर्याप्त हो जाता है। अगला जो है वो है ब्लैंक चेक। ब्लैंक चेक अगर आप बॉलीवुड फिल्म देखते हैं तो आपको पता होगा कि जैसे पहले होता था ना कि हीरोइन का जो पिताश्री होते थे, बाप होते थे, वो लड़के को एकदम धौल जमाते हुए कि मेरी लड़की का पीछा छोड़ने के लिए तुम कितने पैसे लोगे, तो वो क्या करते थे, चेक एकदम साइन करके फाड़ के ऐसे फेंक देते थे कि जाओ मैंने केवल साइन कर दिया है, इस पर तुम डेट और पैसा जितना है वो अपने हिसाब से, अपने मन के हिसाब से डाल लेना, लेकिन मेरी बेटी का पीछा छोड़ दो। तो ये ऐसा करके ब्लैंक चेक होता है। ब्लैंक चेक में जो जिस नाम से खाता होता है, जो खाता धारक होता है, जो ड्रॉवर होता है, वो केवल अपना साइन करके छोड़ देता है, बाकी उसमें डेट और अमाउंट वो छोड़ देता है पेई के ऊपर कि वो कितना भी चाहे वो भर सकता है। अब इसमें भी एक लिमिटेशन होती है कि जितना अकाउंट में पैसा होगा उतना ही भर पाएंगे भाई, उससे ज़्यादा थोड़ी ना भर सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज़ स्टेल चेक। स्टेल चेक का मतलब ये हुआ कि ये वो चेक होते हैं जहाँ पर जैसे एक जो चेक होता है उसकी जो वैलिडिटी होती है वो 3 मंथ की होती है,
और अगर 3 मंथ के अंदर इसे प्रेजेंट नहीं किया गया तो वो एक्सपायर हो जाते हैं, और ऐसे टाइप के चेक को जो है उसको स्टेल चेक कहा जाता है। अगला जो चेक है वो पोस्ट डेटेड चेक है। पोस्ट डेटेड चेक का मतलब ये हुआ कि इसमें जो भी पेमेंट होना है वो फ्यूचर डेट पे होना होता है, यानी कि आने वाले कल में जो डेट है उसमें एक डेट मेंशन कर दी जाती है कि इस दिन ये पेमेंट होना है, इसलिए इसको पोस्ट डेटेड चेक भी कहते हैं क्योंकि ये बाद में होना होता है। अगला आता है एंटी डेटेड चेक। एंटी डेटेड चेक वो चेक होते हैं जो कि मतलब इसमें दिया गया है कि ए चेक कंटेनिंग अ प्रियर डेट इज कॉल्ड एन एंटीडेटेड चेक। बैंक ऑनर्स चेक्स अंटिल 3 मंथ टू द डेट मेंशन। दैट मीन्स कि जो चेक होती है, चेक की जो वैलिडिटी होती है वो 3 महीने की होती है, और मान लो वो वैलिडिटी गुजर गई और आदमी ने पेश नहीं किया, प्रस्तुत नहीं किया, वो मतलब पूर्व में ही वो डेट जा चुकी है, तो ऐसे चेक को एंटीडेटेड चेक कहते हैं। अगला जो चेक है वो बैंकर्स चेक है। बैंकर्स चेक को पे ऑर्डर चेक भी बोलते हैं। ये एक नॉन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है जो कि इशू किया जाता है केवल बैंक के द्वारा उनके कस्टमर के बिहाफ पर, जो कि सेम सिटी में पेएबल होता है। और सबसे लास्ट में आता है गिफ्ट चेक। गिफ्ट चेक वो चेक होता है कि आपने शोज़ में देखा होगा, कई बड़े बड़े शो होते हैं, वहाँ पे या कोई प्रतियोगिता होती है तो उसमें जीतने वाले विनर को एक बड़ा सा एकदम चेक दिया जाता है, बहुत बड़ा सा पोस्टर टाइप का। तो वो जो चेक होता है वो गिफ्ट चेक होता है। वो एक्चुअल में उसको आप कैश नहीं करा सकते, वो एक सांकेतिक होता है, एक सिंबल मात्र होता है कि इतने पैसे इस व्यक्ति को प्राप्त हुए हैं। गिफ्ट चेक जो भी होते हैं वो बैंक के द्वारा थोड़ी सी राशि ज़्यादा लेकर किसी व्यक्ति के नाम पर या जिसके नाम पर वो बनवाया जाता है उसको इशू किया जाता है। तो ये था आज के इस वीडियो में चेक के बारे में, उनकी मीनिंग, उनके डेफिनेशन, उनके काइंड्स, उनके एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स। आई होप आपको ये पूरा वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। बाकी के लॉ से रिलेटेड वीडियोस, पॉइंट्स, टॉपिक्स, जजमेंट्स, अमेंडमेंट्स और बाकी की सारी चीज़ों के लिए हमारे साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जितना हो सके उतना सपोर्ट करिए। धन्यवाद।